Hi everyone, my name is Tamanna Chaudhary. Welcome to NEET Alchemy by An Academy. जब भी एक नीट एस्पायरेंट की बात आती है तो बोला जाता है कि नीट के लिए एनसीईआरटी बाइबल है। लेकिन जब भी एनसीईआरटी की बात होती है तो बच्चे बायोलॉजी के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी रीडिंग इंपॉर्टेंट है। देखो, ये तो एस्टैब्लिश्ड है कि जितने पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है उतने ही एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स। और फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है, सॉरी इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स। तो अब मैं बात करना चाहती हूँ, क्या एनसीईआरटी की रीडिंग इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स। तो देखो, सीधा सीधा बता रही हूँ, अगर आप क्लास 11 से ही शुरू हो जाते हैं, अगर क्लास 11 से ही आपकी नीट प्रिपरेशन आप वैसे शुरू कर देते हैं जैसे जनरली बच्चे नीट के एग्जाम से 6 महीने पहले शुरू करते हैं या 8 महीने पहले शुरू करते हैं, तो आपके पास 2 साल का टाइम है। तो इन दोनों सालों में आप बहुत आराम से जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उनकी आप एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हैं, तब करनी चाहिए। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं नीट 2023 एस्पायरेंट से जिनका एग्जाम अभी बिल्कुल 3 महीने में है, तो मैं उस स्टूडेंट को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप एनसीईआरटी रीडिंग कीजिए फिजिक्स की। मैं बोलूंगी कि आपके पास डिटेल नोट्स हैं, आपके जो टीचर ने बनवाए हैं, या फिर आप कोई क्रैश कोर्स फॉलो कर रहे हो आपके पास उसके नोट्स हैं, तो उन नोट्स के बेसिस पे फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने से ही काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, है ना। और एक और चीज़ ये भी है कि भले ही अभी नीट में कम टाइम रहता है, बट देर इज़ अ ट्रुथ, और वो ट्रुथ ये है कि एनसीईआरटी रीडिंग इंपॉर्टेंट है कुछ चैप्टर्स के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं या फिर बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी ने बात बोली है बहुत बार एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, या फिर एग्जाम्पल्स हैं एक चैप्टर में, या फिर वैल्यूज़ हैं एक चैप्टर में जिनको याद करने की ज़रूरत है। तो यही मेरा आइडिया था जिसके विद रिस्पेक्ट टू मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए एनसीईआरटी फ्यूल। एनसीईआरटी फ्यूल बेसिकली इसके अंदर मैंने एनसीईआरटी के स्निपेट्स इंक्लूड किए हुए हैं। अभी ये वाली क्लास में मैं आपको एनसीईआरटी फ्यूल प्रोवाइड करने वाली हूँ सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स का। इसका मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स की जो एनसीईआरटी है मैं उसके स्निपेट्स लेके आई हूँ, और मैं आपको बताऊंगी कौन सी वो बातें हैं जो मे बी आपके नोट्स में ना लिखी हुई हो, क्योंकि जो आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। उन्हीं चीज़ों के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं जो मे बी डिटेल नोट्स में ना हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में हो या फिर वो अदा की फॉर्म में हो, वो फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस की फॉर्म में हो, है ना। तो ये एनसीईआरटी फ्यूल मैं आप सबके के आगे लेके आप सबके लिए लेके आई हूँ, आप सबके आगे मैं प्रेजेंट करती हूँ एनसीईआरटी फ्यूल्स ऑन सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स। एक 15 से 20 मिनट का वीडियो जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं एनसीईआरटी में जो लिखी हुई है इस चैप्टर में, वो मैं आपको बताऊंगी। ना हम इधर की बात करेंगे ना हम उधर की बात करेंगे, मैं डायरेक्टली तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो समझाने वाली है तो मैं वो समझा भी दूंगी कि ये ना हो ना कि मैं ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकती थी, लेकिन अभी पीडीएफ में ये होता है कि आपको सारी चीज़ें रटने वाली दिखती हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, चाहे वो ऑर्डर हो या फिर कुछ स्टेटमेंट्स हो, तो वो मैं इसी क्लास में समझा दूंगी। तो मैं ये इतना बोल सकती हूँ कि अगर आपने ये पर्टिकुलर लेक्चर को देख लिया तो आपकी एनसीईआरटी जो है, जितने भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स को लेके, जो आपकी डिटेल नोट से ऊपर हैं, जो आपके क्रैश कोर्स के नोट से ऊपर हैं, वो आपको मिल जाएंगे, और आपको इस स्ट्रेस में नहीं रहना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स तो एक ऐसा चैप्टर था जिसके लिए एनसीईआरटी रीडिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम वो नहीं कर पाए टाइम की वजह से। तो मैं आपके मे बी 15 से 20 मिनट अब लेने वाली हूँ। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और शुरू करते हैं बच्चों हम लोग आज की क्लास को। ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, आपको सिर्फ तमन्ना चौधरी टेलीग्राम गूगल के ऊपर सर्च करना है, दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग अभी। फिर बच्चों ये वाली वीडियो को लाइक कर देंगे पहले ही, क्योंकि इतनी अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ आपको अगले 15 से 20 मिनट में मिलने वाला है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी में ना सबसे पहले यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स की बात हुई है। तो वैक्यूम ट्यूब्स बेसिकली वो डिवाइसेस थे जो सेमीकंडक्टर से पहले इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है। लेकिन इनकी कुछ कमियां थी, जैसे कि बल्कि होते थे, बहुत बड़े साइज के होते थे, भारी होते थे, हाई पावर को कंज्यूम करते थे, ज़्यादा बिजली खाते थे, ज़्यादा बिजली का बिल आता था, है ना। ये ऑपरेट करते थे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज के ऊपर, फिर इनकी लाइफ भी लिमिटेड होती थी और इनके ऊपर रिलाई भी कम ही किया जा सकता था।
इसी वजह से ये जो वैक्यूम ट्यूब्स है इसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया उन डिवाइसेस से जो हम आज इस्तेमाल करते हैं, और ये वो डिवाइसेस हैं जो सेमीकंडक्टर के बने हुए हैं। मतलब तुम ये मान लो जैसे साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं होती, एक साइंटिस्ट अपनी राय बताता है, फिर राय देता है, फिर दूसरा साइंटिस्ट आता है वो अपनी राय देता है, फिर तीसरा साइंटिस्ट आता है वो अपनी राय देता है। इसी तरीके से थियरीज रिप्लेस होती रहती हैं बेटर थियरीज से। वही चीज़ यहाँ पर है कि वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन अभी सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है। अब वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में कुछ जान लो। तो वैक्यूम ट्यूब्स में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ये ट्यूब में प्रेजेंट होंगे और इस ट्यूब में वैक्यूम का होना अनिवार्य है, मतलब वैक्यूम होना ही होना चाहिए, वरना फिर वो वैक्यूम ट्यूब है नहीं। तो ये मैंने इस तरीके से एक ट्यूब ले ली, इसके अंदर वैक्यूम है, ये कैथोड आ गया, ये एनोड आ गया। अब मैंने इसको हीट कर दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले तो करंट आ गया ना। तो अभी अगर करंट मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बता पा रही हूँ, तो मैं करंट यहाँ से लेके यहाँ तक भी बता पाऊंगी। तो इस तरीके के वैक्यूम ट्यूब्स डिवाइसेस हम लोगों को पहले देखने को मिलते थे। ठीक है, जिसके अंदर इस ट्यूब के अंदर जो करंट है वो मैं वेरी कर सकती थी ऑन द बेसिस ऑफ मैं यहाँ पर कैथोड और एनोड के बीच में कितना पोटेंशियल रख रही हूँ। उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल ये जो मैंने बताया कि पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, लेकिन अभी सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं। तो इसका क्लासिक एग्जाम्पल है जो हमें टेलीविजन और कंप्यूटर के मॉनिटर्स में देखने को मिलता है कि पहले इस्तेमाल होते थे कैथोड रे ट्यूब्स, जो क्या है, जो वैक्यूम ट्यूब है। लेकिन वैक्यूम ट्यूब इन सारी रीजंस की वजह से अच्छा नहीं था, हमने उसको एक बेटर प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस किया जो सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस हैं। तो मॉनिटर्स और कंप्यूटर्स में सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब्स इस्तेमाल होते थे, लेकिन अभी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जो कंडक्शन बैंड है वो कम्प्लीटली एब्सोल्यूट होता है, कम्प्लीटली जीरो होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर। इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब 0 केल्विन होता है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 0 केल्विन की। तो 0 केल्विन के ऊपर हमें अच्छे से पता है इस तरीके से एक कंडक्शन बैंड आता है, इस तरीके से एक वैलेंस बैंड आता है। अगर मानो मैं किसी भी क्रिस्टल की बात करूं, एटम बोलना सही नहीं होगा, क्रिस्टल की बात करूं जहां पर कलेक्शन ऑफ एटम्स हैं, तो यहाँ पर यह है कि 0 केल्विन के ऊपर इतनी कम एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन्स इतनी भी थर्मल एनर्जी नहीं पोजेस करते कि वो हिल पाए, वो वाइब्रेट कर पाए, है ना। तो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक मूव करना तो बहुत बड़ी बात है। तो 0 केल्विन के ऊपर ये जो कंडक्शन बैंड है वो बिल्कुल एम्प्टी होता है। इसका मतलब चाहे वो कंडक्टर हो या वो सेमीकंडक्टर, वो बिल्कुल एक कंप्लीटली एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। यहाँ पर मेटल के बारे में एक चीज बोली हुई है यार, कि एक तो हम लोग जानते हैं, देखो अगर मानो ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है और ये मेरे पास वैलेंस बैंड है, अगर ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप हो जाए तो वो मेटल होता है ना। अगर इनके बीच में जो एनर्जी गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, सेमीकंडक्टर होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, वो इंसुलेटर होता है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज मेटल के बारे में ये भी बोली हुई है कि ठीक है, मेटल में एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास कंडक्शन बैंड आए और मेरे पास वैलेंस बैंड आए, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन एक ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि कंडक्शन बैंड हो और वैलेंस बैंड हो, इनके बीच में एनर्जी गैप भी हो, लेकिन कंडक्शन बैंड ऑलरेडी पार्शियली फिल्ड है और वैलेंस बैंड भी पार्शियली फिल्ड है। तो ये भी एक सिनेरियो है जिसके अंदर हम एक मेटल की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। तो तुम देख पा रहे हो, बिल्कुल लिमिटेड चीजें बता रही हूँ, क्योंकि यही वो चीजें जो आपके नोट्स में मे बी ना हो और आपको जानने की जरूरत है, जिसके लिए है ये एनसीईआरटी फ्यूल। आई एम होपिंग ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग द वीडियो। इफ यू आर, यू कैन लाइक इट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और चैप्टर्स के ऊपर एनसीईआरटी फ्यूल बनाऊं इस चैनल के ऊपर, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्योंकि अगर इतने एंथुजियास्टिक हुए तो मैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर के ऊपर नेक्स्ट एनसीईआरटी फ्यूल बनाऊंगी, फिर थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर भी बना दूंगी। सो जस्ट लेट मी नो, ठीक है। अब यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में भी एक बात बोली हुई है। देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली ग्रुप 14 एलिमेंट्स का बनता है और यहाँ पर इस तरीके से वो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो अभी ग्रुप 14 एलिमेंट्स में क्या है कि जब एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर होता है तो कंडक्टिविटी होती है सिर्फ थर्मल एब्रेशन की वजह से, कि मानो ये वाली बॉन्ड टूट गई टेम्परेचर की वजह से, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पर एक जगह छोड़ गया जिसको होल बोल दिया, यहाँ पर एक जगह छोड़ गया जिसको होल बोल दिया, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर बस ये एक चीज लिखी हुई है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी बनेंगे। मतलब मैं बोल सकती हूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne इज इक्वल टू NH विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू Ni। Ni बोले तो
इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ये चीज याद रखना, ठीक है। और सेमीकंडक्टर के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, अपना करंट प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज वन थिंग। यहाँ पर होल्स भी मूव करते हैं। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि एक सेमीकंडक्टर का अगर मुझे टोटल करंट निकालना हो ना, तो ये वो करंट होगा जो होल्स की वजह से भी आ रहा है और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी आ रहा है। मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो? मानो अगर ये मेरे पास एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर होल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो होल्स के इस डायरेक्शन में मूव करने की वजह से यहाँ पर एक करंट आया, ये होल की वजह से हो गया। इलेक्ट्रॉन के इस डायरेक्शन में मूव करने की वजह से दोबारा से करंट आया जो इस डायरेक्शन में हो गया। तो अब जो टोटल करंट यहाँ पर एसोसिएटेड होगा इस सेमीकंडक्टर से, वो इन दोनों का सम होगा। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर, 0 केल्विन के ऊपर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम्हारे नोट्स में मे बी ये प्रेजेंट हो सकती है, मे बी नहीं प्रेजेंट हो सकती है, व्हाटसोएवर मैंने फ्यूल में इंक्लूड कर दिया इसको। दो चीजें जो डोपिंग से रिलेटेड है। नंबर 1, हम डोपिंग ऐसे करते हैं जैसे कि मानो पूरी की पूरी फुटबॉल फील्ड में सिर्फ एक फुटबॉल रखा हुआ, उतनी डोपिंग होती है। मतलब अगर सेमीकंडक्टर के एटम्स मिलियन हो ना, तो उन मिलियन सेमीकंडक्टर एटम्स को इक्वलाइज करता हुआ एक डोपेंट एटम आएगा। सबसे पहली चीज तो इतनी कम डोपिंग की जाती है, क्योंकि जब मैं इतनी कम डोपिंग भी कर दूं ना, तो भी मैं कंडक्टिविटी को बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकती हूँ एक प्योर सेमीकंडक्टर के। तो प्योर सेमीकंडक्टर था, उसकी कुछ कंडक्टिविटी थी। अब मैंने बिल्कुल इतना पार्ट्स पर मिलियन में भी अगर मैं डोपिंग कर दूं, तब ये जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर बना है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी चीज़ को भी ऐड नहीं कर सकते एक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। आप उन्हीं चीज़ों को ऐड करके सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हो जिनका जो साइज है ना सेमीकंडक्टर के एटम से मिलता जुलता हो। तो सेमीकंडक्टर के एटम कौन से हैं? ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं। तो इनसे मिलता जुलता साइज ऑब्वियसली बात है, एक तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स का होगा जिनको ऐड करने से पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, और एक ग्रुप 15 एलिमेंट्स होंगे जिनको ऐड करने से एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। जो मेरे डिटेल लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, जो मेरे डिटेल लेक्चर्स हैं वो अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी अवेलेबल हैं। अगर मानिए आप मुझसे डिटेलिंग में पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि ये तो अभी सिर्फ एनसीईआरटी फ्यूल है, लेकिन मानो अगर कोई बच्चा चाहता है कि दी आप हमें पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ा दो, तो आप कभी भी अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 40% ऑफ का ऑफर भी चल रहा है, सो यू कैन यूज माई कोड आर्मी लाइव, आपको 40% ऑफ मिल जाएगा और आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर पाएंगे और मेरे डिटेल लेक्चर्स देख पाएंगे। रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है और कुछ लेक्चर्स लाइव भी चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, ये है एन टाइप के सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो 5th इलेक्ट्रॉन होता है ना एन टाइप के सेमीकंडक्टर में, क्या होता है कि ये मेरे पास ग्रुप 14 का एलिमेंट था, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन अभी उसको रिप्लेस कर दिया डोपेंट एटम ने जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से तो इसने कैटेनेशन शो कर दी इस ग्रुप 15 के एलिमेंट ने, और ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, 5वें इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ईजी है। मतलब ये इतनी कम है इस 5वें इलेक्ट्रॉन के को इतना ईजी है इस 5वें इलेक्ट्रॉन को निकालना कि मैं ये बोल सकती हूँ कि इस 5वें इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा छोटी है। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा होता है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ही इतनी थर्मल एनर्जी 5वां इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और निकल जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, एक बार वो निकल गया मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि इस डोपेंट एटम ने सेमीकंडक्टर के पूरे ब्लॉक की कंडक्टिविटी बढ़ा दी। तो यहाँ पर ये 2 वैल्यूज गिवन है, याद रखने वाली बात है कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए एन टाइप के सेमीकंडक्टर में ताकि 5वां इलेक्ट्रॉन निकल जाए ना, वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम के केस में और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के केस में। यहाँ पर कुछ और भी वैल्यूज गिवन है, जैसे कि अभी मैं एनर्जी गैप की बात करूँ तो हम लोगों ने देखा कि एनर्जी गैप की वैल्यू, अगर मानो ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, अब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको एनर्जी गैप बोला जाता है। तो ये एनर्जी गैप अभी हम लोगों ने देखा कैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो वो एक इंसुलेटर है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो वो एक सेमीकंडक्टर है। तो 2 सेमीकंडक्टर ब्लॉक के लिए इस एनर्जी गैप की वैल्यू दी हुई है, एक तो जर्मेनियम के लिए दी हुई है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक सिलिकॉन के लिए दी हुई है विच इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर बच्चों कार्बन के लिए भी दी हुई है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वही वाली वैल्यू यहाँ पर एसएन के लिए भी दी हुई है जो एक क्या है इसका जो एनर्जी गैप है इट इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये क्या करता है, ये एक मेटल की तरह काम करता है।
एनर्जी गैप है ही नहीं, ठीक है। एक बार जरा सा देख लीजिएगा। सो दिस इज केमिस्ट्री सर गिव्स संकी प्रॉब्लम्स, मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो। मैं अगर इन सब की बात करूं तो सिलिकॉन का इन्होंने दे दिया, ठीक है, कार्बन का दे दिया, कार्बन का है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम का है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं, ठीक है, तो इसका जो एनर्जी गैप है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब ये क्या करता है, ये एक मेटल की तरह काम करता है। इसका एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। अब देख पा रहे हैं इसका जो एनर्जी गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है। और ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये सेमीकंडक्टर की तरह काम करते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमेशा जब भी सेमीकंडक्टर की बात होती है तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के ब्लॉक को ही कंसिडर किया जाता है। ये वैल्यूज गिवन है। अब यहाँ पर बच्चों ये बोला हुआ है कि अगर मानो मैं एक डोप्ड सेमीकंडक्टर की बात करूं, मतलब मानिए अगर मैं एक प्योर सेमीकंडक्टर की बात करूं तो वहां पर कंडक्टिविटी सिर्फ बॉन्ड्स के टूटने की वजह से है। जैसे कि मान लो प्योर ग्रुप 14 एलिमेंट्स का बना हुआ एक ब्लॉक था, अब उस ब्लॉक में एक बॉन्ड टूट गया तो अब वो सिर्फ एक बॉन्ड के टूटने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स बने और 2 होल्स बने, है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं उतने होल्स बनते हैं। अब क्या होता है कि मानो मैं ग्रुप 15 के एलिमेंट को ऐड करती हूँ तो वो क्या करता है, वो उस सेमीकंडक्टर ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाता है। उसी तरीके से अगर मैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स को ऐड करूँ तो वो क्या करता है, वो वहाँ पर होल्स को बढ़ाता है। तो मैं अभी यहाँ पर एनसीईआरटी में ये चीज़ बोली हुई है कि मानो अगर मैं एन टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करूँ, मैं इसकी बात करूँ, तो मैंने डोपिंग कर दी, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो अभी इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन करेंगे तो होल्स और कम हो रहे हैं। ये चीज लिखी हुई है कि डोप्ड सेमीकंडक्टर में जो टोटल नंबर ऑफ होल्स हैं वो होल्स हैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक सोर्स की वजह से, मतलब सिर्फ और सिर्फ थर्मल एबरेशन की वजह से। अब मैं ये बोल रही हूँ कि एक बार जब मैं डोपिंग कर देती हूँ ग्रुप 15 एलिमेंट्स के साथ, मैंने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए, इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से जो होल्स का कम्बिनेशन था, रिकम्बिनेशन था इलेक्ट्रॉन के साथ, वो बढ़ गया। तो ये जो होल्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, उनकी वैल्यू पहले से और कम हो गई, ठीक है, ये याद रखना है। डोपिंग के दौरान इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हारी एनसीईआरटी में जरूर सॉरी तुम्हारे नोट्स में जरूर से होगा, फिर भी मैं फ्यूल में इंक्लूड कर रही हूँ। डोपिंग के दौरान कभी भी आप किसी भी सेमीकंडक्टर के ब्लॉक को चार्ज नहीं देखते हैं। द रीजन बीइंग कि जितने भी एडिशनल चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू द आइसोलेटेड कोर्स इन द लेटिस। इसका मतलब क्या है, मानो अगर मैं एन टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने ग्रुप 15 के एलिमेंट को ऐड किया, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये ग्रुप 13 एलिमेंट है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसीलिए इसको डोनर डोपेंड एटम बोला जाता है, इसको एक्सेप्टर डोपेंड एटम बोला जाता है। तो न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहती है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ पर बच्चों ये बोला हुआ है डिप्लीशन रीजन डायोड के केस में कि मानो अगर मैं इस तरीके से पी साइड ले आऊँ, यहाँ पर एन ले लूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक रीजन आता है। तो इस रीजन में डोपेंट एटम्स होते हैं जो इमोबाइल होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं प्रेजेंट होते। तो ये डिप्लीशन रीजन है। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि जो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो बहुत कम होती है। कितनी कम होती है, बस एक बार ये सेंस ले लो, याद रखने वाली बात नहीं है, बस ये सेंस ले लो कि इट इज 1/10 ऑफ अ माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁻7 मीटर की अभी मैं बात कर रही हूँ, इतनी कम विड्थ होती है डिप्लीशन रीजन की। ये जरूर से नोट्स में आपके होगा कि एक बार जब डायोड बनता है तो ड्रिफ्ट करंट आता है, डिफ्यूजन करंट आता है। एक बार जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे से इक्वल हो जाते हैं तब आप बोल सकते हो कि जो पीएन जंक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है और अब आप डायोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिप्लीशन रीजन का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि मानो ये मैं पी साइड ले लूँ और ये मैं एन साइड ले लूँ, ऑब्वियस सी बात है इसकी रेजिस्टेंस भी है, इसकी रेजिस्टेंस भी है। अब पी और एन की रेजिस्टेंस को अगर मैं यहाँ पर ये कंपेयर करती हूँ तो तुम जरा सा देखना कि जो मोबिलिटी है ना, मोबिलिटी का मतलब कितनी आसानी से एक चार्ज मूव कर पा रहा है, तो वो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है, होल्स की कम होती है, जिसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है होल्स हैं, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो ठीक है। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन है तो उसकी रेजिस्टेंस एन की साइड से भी ज़्यादा होगी, पी की साइड से भी ज़्यादा होगी, इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है और वहाँ पर डोपेंट एटम्स हैं, जो बड़े बड़े एटम्स हैं इमोबाइल स्टेट में रखे हुए हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर बोला हुआ है कि फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान क्या होता है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे मैं अपने फॉरवर्ड पोटेंशियल को बढ़ा दूंगी तो जो बैरियर पोटेंशियल है मैं उसको कम कर रही हूँ, मतलब मैं बैरियर हाइट बढ़ा रही हूँ। ठीक है, बैरियर हाइट बढ़ा रही हूँ, इसका मतलब क्या कि मानो एक ये मेरे पास पी साइड आ गया और ये मेरे पास एन साइड आ गया, ये मेरे पास इस डायरेक्शन में आ गई बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये जो होल है इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में आना चाहता है ना, लेकिन यहाँ पर वो कर नहीं पा रहे हैं, उनके पास एक एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो तभी फर्दर डिफ्यूजन हो पाएगा, तभी जो होल्स हैं वो पी साइड से एन साइड तक जा पाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन साइड से लेके पी साइड तक आ पाएंगे। तो इनको ये जो गैप कवर करना पड़ता है पोटेंशियल की टर्म्स में, उसको मैंने बैरियर हाइट बोलती। ठीक है, तो अब ये जो बैरियर हाइट है ऑब्वियसली बात है, जितना मैं फॉरवर्ड बाइसिंग करूंगी उतनी ही बैरियर हाइट को मैं कम कर रही हूँ। मतलब अगर मानो ये यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल था 6 वोल्ट का, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, तो अब ये 6 वोल्ट क्या बोल रहा है कि होल मैं तुझे यहाँ पर नहीं जाने दूंगा, इलेक्ट्रॉन मैं तुझे यहाँ पर नहीं जाने दूंगा। अब मानो अगर मैं फॉरवर्ड बाइसिंग कर दूं इस तरीके से 4 वोल्ट की, तो अब बैरियर पोटेंशियल सिर्फ 2 वोल्ट है। मानो अगर मैं फॉरवर्ड बाइसिंग कर दूं 5 वोल्ट की, तो अब बैरियर पोटेंशियल सिर्फ, मतलब आई कैन से अब जो हाइट है वो सिर्फ 1 वोल्ट के विद रिस्पेक्ट टू है। उसी तरीके से अगर मानो मैं रिवर्स बाइसिंग की बात करूं, तो हम बैरियर हाइट को बढ़ा देते हैं कि यहाँ पर पी की साइड पे होल्स थे जो जाना चाहते थे इस तरीके से एन की साइड पे, एन की साइड पे इलेक्ट्रॉन्स थे जो इस तरीके से जाना चाहते थे। लेकिन अभी हुआ क्या, हुआ ये कि अब मैंने रिवर्स बाइसिंग कर दी, ऑलरेडी बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बैठी हुई है जो डिफ्यूजन नहीं होने दे रही है। अब मैंने रिवर्स बाइसिंग कर दी, मतलब पी की साइड को नेगेटिव टर्मिनल से एन की साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी की वजह से भी यहाँ पर आ गई, तो अब मैं और मुश्किल कर रही हूँ, होल्स की डिफ्यूजन यहाँ से लेके यहाँ तक और इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफ्यूजन करंट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है क्योंकि डिफ्यूजन हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है रिवर्स करंट की वजह से। देखो हमें अच्छे से पता है फॉरवर्ड करंट होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, और जो रिवर्स करंट होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। तो ये रिवर्स करंट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और किसके ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा, अभी उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो रिवर्स करंट है ना, ये कुछ ज़्यादा डिपेंड नहीं करता अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर। द रीज़न बिंग कि रिवर्स करंट आएगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द जंक्शन, है ना। जंक्शन के आइदर साइड पे, जंक्शन में या फिर डिप्लीशन रीजन में जितने मुझे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स देखने को मिल रहे हैं, उन्हीं के मोशन की वजह से ही तो रिवर्स करंट आ रहा है। तो जो रिवर्स करंट है वो किसके ऊपर नहीं डिपेंड करता, हमारी अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर ज़्यादा नहीं डिपेंड करता। फॉरवर्ड करंट फिर भी कर जाता है, रिवर्स करंट ज़्यादा नहीं डिपेंड करता क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑलरेडी बहुत कम है। तो कितना रिवर्स करंट आपको देखने को मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि आप जिस डायोड में इस रिवर्स करंट को स्टडी कर रहे हैं उसमें डोपिंग का उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक्चुअली में डिप्लीशन रीजन में कितने प्रेजेंट हैं। और उसी तरीके से अभी अगर मानो मैं फॉरवर्ड बाइसिंग में बात करूं, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में आई कैन से कि जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड बाइसिंग के पोटेंशियल को बढ़ाऊंगी उसी तरीके से जो फॉरवर्ड करंट है वो भी बढ़ता जाएगा। लेकिन बच्चों ऐसा सिर्फ एक सर्टेन वैल्यू, मतलब रुको लेट मी से दिस वन मोर टाइम, आई एम होपिंग रिवर्स बाइस वाला क्लियर हो चुका है। फॉरवर्ड बाइसिंग में अब ये होता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में पोटेंशियल को, अब फॉरवर्ड पोटेंशियल को बढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ सिग्निफिकेंट करंट में इंक्रीज नहीं नज़र आ रहा। क्यों? अब बैरियर हाइट की वजह से, है ना, क्योंकि वो मुझे सिग्निफिकेंट इंक्रीज तभी नज़र आएगा जब जो पोटेंशियल बैटरी ने प्रोवाइड किया है इट इज़ इनफ टू कंपनसेट फॉर द बैरियर पोटेंशियल जो डिप्लीशन रीजन में प्रेजेंट है, ताकि होल्स पी से एन तक जा पाए और जो इलेक्ट्रॉन्स है एन से लेके पी तक आ पाए। तो आई कैन से कि एक मिनिमम कट ऑफ होता है, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है या कट इन वोल्टेज होता है, उतना मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड करंट मुझे देखने को मिले। तो ये ऑब्वियस ही बात है, ये तब होगा जब बैटरी के पोटेंशियल ने बैरियर के पोटेंशियल को ओवर पावर कर लिया है फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान। तो इसकी जो वैल्यू है 0.2 होती है जर्मेनियम डायोड के लिए और 0.7 होती है सिलिकॉन डायोड के लिए। ठीक है, जीनर डायोड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, रिवर्स बाइसिंग पे काम करता है,
हाईली डोप्ड होता है। हाईली डोप्ड होने की वजह से इसका जो डिप्लीशन रीजन है बड़ा थिन होता है। डिप्लीशन रीजन के थिन होने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डोपिंग है तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे डोपेंट एटम्स भी प्रेजेंट होंगे। तो ऑब्वियसली बात है अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाले ज़्यादा हैं तो उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस होती है। तो एक बार जब मैं ऐसे हेविली डोप्ड डायोड के अक्रॉस रिवर्स बाइसिंग कर दूं, बहुत ज़्यादा रिवर्स बाइसिंग कर दूं, तो एक पॉइंट के ऊपर आके उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो वो वाले ब्रेकडाउन वोल्टेज को जीनर वोल्टेज बोला जाता है। तो एक बार जब एक जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो गया ना, तब उसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस वही पोटेंशियल रहेगा। जैसे कि मानो इसका ब्रेकडाउन हो गया 2 वोल्ट के ऊपर, नाउ नो मैटर व्हाट, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमेशा 2 वोल्ट ही रहेगी। ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन कैसे होता है? मैंने रिवर्स बाइसिंग के पोटेंशियल को इंक्रीज किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जंक्शन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर बन गए। इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर बन गए। कैसे बन गए? कि यहाँ पर जो होस्ट एटम्स बैठे थे उनके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, जिसको फील्ड एमिशन बोला जाता है। डुअल नेचर में इसका जिक्र होता है कि अगर मानो आप किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आप वेरियस वेज में ऐसा कर सकते हैं। या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, या आप उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो। तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स में। अब यहाँ पर हम लोग बस क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है जंक्शन में कि जंक्शन के अंदर जो एटम्स बैठे हुए हैं उन्होंने अपने अंदर और इलेक्ट्रॉन्स को भी दे दिया, क्योंकि और कोई मतलब और कोई चारा ही नहीं बचा था, वो हो गया। इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बन गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव करेंगे डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है उसके विद रिस्पेक्ट टू। तो मानो ये डिप्लीशन रीजन है, ये इलेक्ट्रॉन बन गया, ये होल बन गया, तो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। तो ऑब्वियस ही बात है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो होल ऐसे मूव करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से मूव करेगा। तो इसको बोला जाता है इंटरनल फील्ड एमिशन या फिर फील्ड आयनाइजेशन। तो अगर मानो मैं नॉर्मल बेसिस पे बात करूं तो हमें जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं फील्ड एमिशन करवाना भी चाहती हूँ तो वो 10⁻6 वोल्ट पर मीटर होता है। अब यहाँ पर फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी मैं फोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड और सोलर सेल के बारे में। ठीक है, तो लाइट एमिटिंग डायोड हेविली डोप्ड पीएन जंक्शन, इसको हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड बोले तो एलईडी। तो ऑब्वियसली बात है फॉरवर्ड बाइसिंग पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही आएंगे। अब ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जब एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन करते हैं तो इस रिकम्बिनेशन की वजह से कुछ फोटॉन्स बन जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, इन फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है इट इज आइदर इक्वल टू और स्लाइटली लेस देन द एनर्जी गैप और बैंड गैप। कि मानो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि मेरे पास एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर में डायोड है। मानो मैंने बोला कि इस डायोड के लिए एनर्जी गैप की वैल्यू इतनी है, तो या तो उससे ज़्यादा या तो उससे उसके इक्वल एनर्जी के या फिर उसके कम एनर्जी के जो फोटॉन्स हैं वो निकलेंगे। एक बार जब वो फोटॉन्स निकलेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम उसको देख पाएंगे। तो जैसे जैसे मानो मैं फॉरवर्ड पोटेंशियल बढ़ा दूं वैसे वैसे क्या होगा, फॉरवर्ड करंट बढ़ेगा। फॉरवर्ड करंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिकम्बिनेशन बढ़ गया, जितने फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी बढ़ गए, तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो एलईडी से निकल रही है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ऐसा होता है सिर्फ एक सर्टेन पॉइंट तक। अब अगर मानो उसके आगे भी अगर मैं फॉरवर्ड पोटेंशियल को इंक्रीज करती हूँ, ठीक है, तो उसकी वजह से ठीक है फॉरवर्ड करंट और इंक्रीज होगा, लेकिन उसकी वजह से जो लाइट इंटेंसिटी है डिक्रीज हो जाएगी। मतलब एलईडी के केस में अगर मानो मैं इंटेंसिटी को यहाँ पर प्लॉट करूँ और फॉरवर्ड करंट को यहाँ पर प्लॉट करूँ तो ग्राफ ऐसा होता है कि पहले फॉरवर्ड करंट को इंक्रीज किया, इंटेंसिटी इंक्रीज हुई, ऐसा सर्टेन पॉइंट तक होता है। उसके बाद अगर और फॉरवर्ड करंट को इंक्रीज करोगे तो जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। अब अगर मैं फोटो डायोड की बात करूं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि यहाँ पर हम लोग एक ट्रांसपेरेंट विंडो रखते हैं, फोटॉन जाके गिरते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर वेर इज इट रिटन, ये जो मेरा बच्चों फोटो डायोड है रिवर्स बाइसिंग के ऊपर ऑपरेट करता है। मैं पीएन जंक्शन के ऊपर फोटॉन्स को गिरने दूंगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होंगे, बिल्कुल जीनर डायोड जैसे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर के और होल पेयर जनरेट होंगे, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करेंगे और उन्होंने करंट प्रोड्यूस कर दिया, है ना। उन्होंने करंट प्रोड्यूस कर दिया, मतलब तुम लोग जरा सा देखो यहाँ पर मेरे पास दिस इज द जंक्शन, है ना, दिस इज द जंक्शन। इलेक्ट्रॉन और होल्स इस तरीके से बन गए। ये मेरे पास पी साइड है, ये एन साइड है।
बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस रीजन में, तो ऑब्वियसली बात है होल्स ऐसे मूव करे, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करे, तो आई कैन से कि यहाँ पर एन की साइड पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया, पी की साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इन्होंने क्या कर दिया, एक ईएमएफ प्रोड्यूस कर दिया। इस तरीके से जो फोटो डायोड है वो काम करता है। फोटो डायोड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फोटो डिटेक्टर्स में, जिसको यूज किया जाता है ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा एलईडी के बारे में यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी गिवन है जो याद रखनी है। एलईडी बहुत सारे कलर की होती है, ब्लू होती है, ऑरेंज होती है, रेड होती है ना। तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि जिस सेमीकंडक्टर को मैं यूज़ करूँगी, अगर मानो मैं विजिबल एलईडी बनाना चाहती हूँ, विजिबल बोले तो ये सारे के सारे विबग्योर में अगर कोई भी कलर लाइक कर रहा है तो उसको हम लोग देख पा रहे हैं, तो वो विजिबल है। तो हम ऐसे सेमीकंडक्टर को पिक करते हैं ताकि विजिबल एलईडी बन सके, ताकि जो लाइट निकल रही है, फोटॉन्स निकल रहे हैं एलईडी से, उनकी ऐसी वेवलेंथ हो सके जो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर लाइक करे। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स का जो बैंड गैप है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एलईडी को रिमोट कंट्रोल में यूज किया जाता है, बर्गलर अलार्म सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बड़े फायदे हैं, मतलब अगर मानो मैं इसको पावर लैंप के साथ कंपेयर करूं तो इसके बड़े फायदे हैं, जैसे कम वोल्टेज पे काम कर लेता है, कम पावर खा लेता है, जल्दी एक्शन है, ऑन ऑफ स्विच जल्दी काम करता है, इसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, लॉन्ग लाइफ ज़्यादा है, और जो बैंडविड्थ यहाँ से निकलती है वो मोनोक्रोमैटिक होती है, मतलब अगर ब्लू है तो ब्लू ही रहेगी, रेड है तो रेड ही रहेगी। ठीक है जी। सोलर सेल में क्या होता है, सोलर सेल इज वेरी सिमिलर टू द फोटो डायोड, कि मेरे पास जंक्शन के ऊपर मैं फोटॉन्स को गिरने दे रही हूँ, जिसकी वजह से जंक्शन के अंदर, डिप्लीशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गए। अब वो क्या करेंगे, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करेंगे और एक ईएमएफ क्रिएट करेंगे। फर्क यहाँ पर दो तरीके से, पहली चीज यहाँ पर हम किसी भी तरीके से एक्सटर्नल रिवर्स बाइसिंग नहीं करते हैं, जो हमने फोटो डायोड में करा था। दूसरी चीज, हम लोग जंक्शन एरिया को काफी ज्यादा रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स जो सोलर एनर्जी से आ रहे हैं या फिर सन से आ रहे हैं वो फॉल कर सके जंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जनरेशन होता है ईएमएफ का बाय अ सोलर सेल बिकॉज ऑफ द लाइट विच फॉल्स ऑन इट। ठीक है जी। तो यहाँ पर तीन तरीके की, आई कैन से तीन रीजंस की वजह से यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो पाता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गए, फिर बाद में बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड उनको सेपरेट कर देती है ना, होल्स चले जाते हैं। बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस साइड है, एन से लेके पी साइड तक, तो जो होल्स हैं पी की साइड चले गए, इलेक्ट्रॉन्स इसकी साइड चले गए, तो सेपरेशन हो गया। और तीसरी प्रोसेस क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चले गए, होल्स चले गए, उन्होंने पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया, तो सर्किट की कंप्लीशन की वजह से एक करंट आ गया। तो ये जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक होती है सोलर सेल की, वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में इसीलिए लाई करती है कि मानो अगर मैं इसको वी मानो और इसको मैं आई मानो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों ग्राफ बनता है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस दिया और फिर करंट आया। यहाँ पर हुआ ये है कि सेल किसी भी तरीके के करंट को ड्रॉ नहीं कर रहा है और ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है। वरना क्या होता है, वरना किसी भी तरीके का मान लो बल्ब ले लो, वो क्या करेगा, वो करंट को ड्रॉ करेगा फ्रॉम एन एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बिना करंट के ड्रॉ किए यही ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये वाले पोटेंशियल की वैल्यू को ओपन सर्किट वोल्टेज बोला जाता है, ये वाले करंट की वैल्यू को शॉर्ट सर्किट करंट बोला जाता है। तो सोलर सेल को हम लोग सैटेलाइट्स में इस्तेमाल करते हैं, स्पेस डिवाइसेस में इस्तेमाल करते हैं, और पावर सप्लाई के लिए कुछ कुछ हम लोग कैलकुलेटर्स में भी इस्तेमाल इसका किया जाता है। लॉजिक गेट्स में भी कुछ चीज़ें हैं, जान लो। नॉट गेट सबसे बेसिक गेट है, इसको इन्वर्टर बोला जाता है क्योंकि 0 का 1 कर देता है, 1 का 0 कर देता है। एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। फिर अभी अगर मैं और गेट और एंड गेट की बात करूं तो इनके अंदर आउटपुट एक ही होता है, इनपुट हम लोग 2 ही स्टडी करते हैं, लेकिन वो 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ऑल्दो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब अगर मैं नैंड गेट की बात करूं, जो बनता है जब मैं एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दूं, या फिर मानो अगर मैं नॉर गेट की बात करूं, जब मैं और गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दूं, तो इन गेट्स को यूनिवर्सल गेट्स बोला जाता है, क्योंकि इनकी हेल्प से हम लोग एंड भी क्रिएट कर सकते हैं, इनकी हेल्प से हम लोग और भी क्रिएट कर सकते हैं और नॉट भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं बात करते हैं। तो नैंड गेट को अगर मुझे सबसे पहले नैंड गेट को अगर मुझे एंड गेट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके आगे एक और नॉट गेट लगा दूंगी, तो इस नॉट ने इस नॉट को कैंसिल कर दिया और नैंड गेट बन गया एंड गेट में, है कि नहीं।
उसी तरीके से मानो अगर मैं इसको नॉट गेट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैं इसके दोनों के दोनों टर्मिनल्स जोड़ दूंगी, क्योंकि एंड गेट के जब दोनों टर्मिनल्स जुड़ जाएं तो वो वायर की तरह बिहेव करता है। वायर के आगे एक नॉट गेट लगा हुआ है तो नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। और बच्चों मैं इसको और गेट में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे? यहाँ पर एक नॉट गेट लगा दूँ और यहाँ पर एक नॉट गेट लगा दूँ, तो अब ये जो नैंड गेट है अब ये एक और गेट की तरह बिहेव करेगा। उसी तरीके से नॉर गेट को भी यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, क्योंकि इसको भी मैं और गेट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे और गेट में कन्वर्ट कर सकती हूँ? आगे एक और नॉट लगा दूँ, नॉट से नॉट कैंसिल, बच गया और। मैं इसको नॉट गेट में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? नॉट गेट में दोनों के टर्मिनल्स को जोड़ दूँ। अब ये और गेट जिसके दोनों टर्मिनल्स इनपुट टर्मिनल्स जुड़े हुए हैं वो सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है। इसके आगे एक नॉट गेट आ गया तो सिंपल वायर और आगे नॉट गेट, क्या आ गया? नॉट गेट। एंड गेट में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे? दोनों इनपुट को मैं उल्टा कर दूँ। ठीक है, ये है आपका एनसीईआरटी फ्यूल। आई एम होपिंग आपको ये अच्छा लगा हो, दिलचस्प लगा हो। तो मैंने आपको बेसिकली अब कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, सेमीकंडक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई एम होपिंग आपको ये हेल्पफुल लगा हो। कुछ भी आपका सजेशन हो, कुछ भी आपके रिव्यूज़ हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दैट इज़ ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच। आती रहूँगी मैं ऐसे ही और एनसीईआरटी फ्यूल के साथ। अब आपकी एनसीईआरटी सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स के लिए ख़त्म, और सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आपके डिटेल नोट्स में है। एनसीईआरटी फ्यूल का पर्पस ये है और क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में जो मे भी हमारे नोट्स में ना हो। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच, आदियोस।